ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, वो होता है F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। अगर कोई चार्ज Q है उसका वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो b है, तो चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो Fm होगा, ठीक है। जो चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो Fm होगा। यहां पर जब आप चार्ज की वैल्यू रखेंगे तो आप इसको इसके साइन के साथ रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के साथ, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के साथ। प्लस 5 कूलम है तो प्लस 5 कूलम डालना है, माइनस 5 कूलम है तो माइनस 5 कूलम डालना है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो Q का जो वैल्यू रखना है उसके साइन के साथ रखना है, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे, V क्रॉस B है, ठीक है। अगर ये V का डायरेक्शन हुआ, ये अगर V का डायरेक्शन हुआ, ये अगर B का डायरेक्शन हुआ, तो जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की ओर होगा। वहीं अगर ये V का डायरेक्शन हुआ, ये B का डायरेक्शन हुआ, ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, ये B का डायरेक्शन, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अंदर की ओर होगा, ठीक है, वो अंदर की ओर होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन देख सकते हैं। जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो तब के लिए मैंने डायरेक्शन बताया, ठीक है। नेगेटिव हो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब डिफरेंट केसेस देखेंगे कि अलग अलग केस पे फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी। जैसे कि मैं केस 1 की बात करता हूं, ठीक है। केस 1, इफ V इक्वल टू 0 देन F इक्वल टू 0, ठीक। अगर यहाँ पे V जो है वो 0 हो जाए तो क्या होगा, फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखा हुआ है, अगर उस पे कोई मोशन नहीं हो रहा है तो भी उस पर जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा, ठीक है। मैं इसी को लिख सकता हूं Q B B sin थीटा। थीटा क्या है, V और B के बीच का एंगल, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रखा है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब केस 2 डिस्कस करते हैं, केस 2। क्या कि अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 हो, यानी कि इसका मतलब क्या है, V जो है पैरेलल हो B के, तब क्या होगा, V अगर पैरेलल हो B के यानी कि थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब F इक्वल टू 0, यानी कि अगर V और B का जो डायरेक्शन है वो सेम है, B और V का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, इस अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसी ओर पार्टिकल भी मोशन कर रही है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा, उस पर जो फोर्स होगा वो 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड। इफ
थीटा इक्वल 180 डिग्री। ठीक, इसका क्या मतलब है, अगर ये बी का डायरेक्शन है तो जस्ट अपोजिट चार्ज का मोशन होगा, चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, तो इस केस में भी साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि फोर्स फिर से 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 केस हुआ जहां पे फोर्स 0 हो रहा है। अब चौथा केस देखेंगे, पहले आप इन तीनों केस को लिख लीजिए, फिर चौथा केस देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए चौथा केस, फॉर्मूला क्या था फोर्स का, एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब चौथा केस देखते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 90, इसका क्या मतलब है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का v परपेंडिकुलर टू b। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वो होगा q v b। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और 1 साइन का मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब फोर्स का भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यही होगा। दूसरे कंडीशन में जितने भी कंडीशन आप सोच सकते हो, साइन 45, साइन 60, उन सब कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी, लेकिन इस कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो जब भी V और B जो है परपेंडिकुलर होता है तो ये एक स्पेशल टाइप का केस है। क्या होगा, जब भी V और B परपेंडिकुलर होगा तब ये होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, वो एक सर्कल में मूव करेगा, वो एक सर्कल में मूव करेगा। अब तक क्या था कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में, इन दोनों में क्या हो रहा था, फोर्स की जो वैल्यू थी वो 0 थी। यानी कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहता। तो इन दोनों कंडीशन में जो पाथ था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस कंडीशन में जो पाथ है वो सर्कुलर होगा, इस कंडीशन में जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हैं कि अगर किधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है
किधर चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसको जानने के लिए ये केस है 90 डिग्री के लिए, ठीक है, ये केस है 90 डिग्री के लिए। लेकिन ये याद रखना, ये केस होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, हाथ का यूज जो कर सकेंगे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अपने लेफ्ट हैंड का आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये अंगूठा, ये वाली उंगली और ये थर्ड वाली उंगली, इसको आपको परपेंडिकुलर रखना है, तीनों उंगलियां आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो अंगूठा बताएगा वो होगा फोर्स का डायरेक्शन, ये वाली जो उंगली होगी ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो उंगली है वो आपको बताएगा पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज का डायरेक्शन, ठीक है। आपको कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे कि कौन सी उंगली क्या बता रही है। तो तरीका क्या है इसको याद रखने का, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज। अगर आप तीनों उंगलियों का यूज करते हैं तो आप जान जाएंगे कि फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा है। तो ठीक है, ये वाला केस देखते हैं। चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अंदर की ओर है मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। अब चार्ज पार्टिकल अगर इसमें मोशन कर रहा हो तो उस पर चलिए चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा वो देख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल का ये जो थर्ड वाली उंगली है वो चार्ज के मोशन का डायरेक्शन बताएगी ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये उंगली बताएगी अंदर की ओर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है चार्ज पे वो इस साइड होगा, इस साइड, ठीक है। तो यहां से ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है। इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। ये एक सर्कल में मोशन करेगी इस कंडीशन में, ठीक है। अब इस सर्कल का अगर सर्कल है तो रेडियस भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि रेडियस के लिए क्या फार्मूला क्या होगा। तो जो रेडियस है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू mv डिवाइड बाय क्यूब। तो इसकी जो रेडियस की वैल्यू होगी वो चार चीजों पे डिपेंड करेगी। मास पे, किसका मास, चार्ज पार्टिकल का मास, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, चार्ज कितना चार्ज है चार्ज पार्टिकल पे वो, और b की वैल्यू पे। तो ये हो गया रेडियस का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2 पाई m डिवाइड बाय क्यूब, ठीक है। ये होगा टाइम पीरियड। अब चार्ज पार्टिकल एक सेकंड में कितने बार चक्कर लगाती है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने बार चक्कर लगाती है इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1/t, टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट, टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट म्यू, ठीक है। जो ये फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा इक्वल टू 1/t। तो यहां तक आप प्लीज लिख लीजिए, ये दोनों फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कल में मूव किया, ठीक है। सॉरी, टेक्निकल इशू के कारण म्यूट हो गया था। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब क्या होगा, A इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, A इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, इतना फोर्स लगेगा उस पे, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं V क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं क्यू बी बी साइन थीटा। पहला कंडीशन क्या, अगर V इक्वल टू 0 हो तो एफ भी 0 हो जाएगा। दूसरा केस क्या देखे थे कि अगर थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा इक्वल टू 0 हो तो भी एफ जो है 0 हो जाएगा। थर्ड केस क्या देखे थे कि थीटा इक्वल टू 180 हो तो एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें बात कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, इसमें भी बात कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। चौथा जो केस देखे थे कि V और B जब परपेंडिकुलर हो, V और B जब परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा, जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम इस केस में जो डायरेक्शन निकालने के लिए हाथों का यूज करेंगे, हाथों का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, ये वाली उंगली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये वाली उंगली बताएगी चार्ज के मोशन का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन। याद कैसे रख सकते हैं इसको, फादर मदर चाइल्ड, फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड से चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन। इन तीनों उंगलियों का अगर यूज करते हैं, तीनों उंगलियां अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो यहां यूज करके हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी इतनी, r इक्वल टू mv डिवाइड बाय qb। और इसमें जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू होगी इतनी, कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाय qb, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में चार्ज पार्टिकल कितना सर्कल पूरा करता है वो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/t, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि चार्ज पार्टिकल पूरी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तो वो सर्कल बना लेता है, लेकिन यहां से चलो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, यहां से चलो मैग्नेटिक फील्ड इधर स्टार्ट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो वो पूरी तरीके से सर्कल नहीं बनाता, वो एक आर्क में मोशन करता है। कैसे देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। अब कोई चार्ज पार्टिकल यहां से समझो कि आ रहा है, ये आपका चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो क्या होगा, वो यहां से ऐसे घूम जाएगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस पर इस डायरेक्शन में, यहां से वो घूमेगा और यहां से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल ने पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया, वो एक आर्क में आगे बढ़ा, ठीक है। अगर वो ऐसे आया तो वो कुछ
इस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड में जो पूरा सर्कल वो नहीं बना पाएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा बस। समझो कि अगर ये सर्कल बन पाता, जो कि नहीं बन पाया, तो इसका अगर सेंटर यहाँ होता, तो अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं कि चलो ये एंगल थीटा है, ठीक है, क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल आया मैग्नेटिक फील्ड में, इंटर किया, ठीक है, लेकिन वो पूरा सर्कल नहीं बना पाया, वो एक आर्क में यहां से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, एक आर्क बनाते हुए आगे चला गया। तो एक ये इसका जो एंगल अगर थीटा है, तो ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि ये यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा t इक्वल टू थीटा m डिवाइड बाय क्यू b, ठीक है, 2 पाई के जगह थीटा हो जाएगा, 2 पाई के जगह थीटा हो जाएगा, बस पूरा सर्कल था तो 2 पाई था, अब थीटा है तो बस थीटा हो जाएगा वहां पर, ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल b के डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो सेम है, यानी कि v और b जो है पैरेलल है, ठीक है, v और b अगर पैरेलल है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में आगे मोशन करता रहेगा, लेकिन v और b परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, जो मोशन है वो सर्कुलर होगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करने लग जाएगी। जो अगला वाला जो केस है, जो पांचवा अपना जो केस है, उस पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दोनों ही कॉन्सेप्ट का, कि परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो रहा है, और जो v और b पैरेलल है तब क्या हो रहा है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस 5 देखते हैं, केस 5। अब मैं ऐसे केस की बात कर रहा हूं जब थीटा जो है 0 डिग्री के बराबर ना हो, 180 डिग्री के बराबर भी ना हो, थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर भी ना हो, थीटा का जो वैल्यू है वो कुछ और है, तीनों ना हो, ठीक है। अब देखो कि समझो कि ये जो है वो v का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये जो है b का डायरेक्शन है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल इधर मोशन कर रही है, तो क्या होगा कि चलो इसका अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो क्या कर सकता हूं मैं, v को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो इस साइड और इसको बोल देता हूं v परपेंडिकुलर, दूसरा जो है कुछ इस साइड, इसको बोल देता हूं v पैरेलल। v पैरेलल क्यों बोला,
ये वाला जो कंपोनेंट है वो B के साथ पैरेलल में है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो B के साथ परपेंडिकुलर में है। तो V पैरेलल का जो वैल्यू है वो हो जाएगा V cos थीटा और जो V परपेंडिकुलर है उसका जो वैल्यू होगा वो होगा V sin थीटा। ठीक है, अब देखो कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो पैरेलल में है, यानी कि ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को सिर्फ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा कि वो पार्टिकल को सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा। इसके कारण जो F है वो 0 होगा, लेकिन इसके कारण F है वो 0 नहीं होगा। ये वाला क्या करेगा, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट पार्टिकल को सर्कल में घुमाने का काम करेगा और ये कंपोनेंट उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा पार्टिकल को। तो पार्टिकल क्या होगा कि वो पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए आगे बढ़ती जाएगी, सर्कल में घूमते हुए आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, कैसा होगा उसके पास, सर्कल में घूमेगी भी और आगे बढ़ेगा भी, यानी कि कुछ इस तरीके से उसका मोशन होगा। ठीक है, इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, उसका पाथ हेलिकल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाथ जो है हेलिकल। ठीक है, हेलिक्स, इसको बोलेंगे हम हेलिक्स। ठीक है, अब देखिए कि चलिए कि मोशन कुछ यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ और एक जो चक्कर है वो यहां जाके खत्म हुआ। तो ये जो डिस्टेंस इतना है इसको बोलते हैं हम पिच। इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, अब पिच की जो वैल्यू है वो कितना होगी, ये वाला मोशन क्यों आ रहा है, ये आ रहा है पैरेलल कंपोनेंट के कारण। ठीक है, और इतने में उसको कितना टाइम लग रहा है, एक टाइम पीरियड का। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस वो आगे ट्रेवल करेगी उसी को हम पिच बोल रहे हैं। तो पिच बराबर कितना होगा, L बराबर V पैरेलल इनटू T। लेकिन अब देखते हैं कि इस वाले केस में ये जो हेलिक्स बन रहा है तो उस हेलिक्स का रेडियस क्या होगा, हेलिक्स का रेडियस का क्या होगा। पहले का फॉर्मूला ये था उस केस के लिए जब सिर्फ रेडियस बन रहा था। यहां रेडियस किस कारण से बन रहा है, यहां रेडियस बन रहा है V परपेंडिकुलर के कारण से। ठीक है, V परपेंडिकुलर के कारण से, वहां पर V के कारण बन रहा था, यहां पे V परपेंडिकुलर के कारण बन रहा है। तो क्या होगा, ये जो भी है वो भी परपेंडिकुलर। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगा V परपेंडिकुलर। इसी को मैं लिख सकता हूं m v sin थीटा डिवाइड बाय q b। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड वही का वही रहेगा। वही का वही क्यों रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी वाला कोई कंपोनेंट इसमें आ नहीं रहा है, कोई टर्म ऐसा आ नहीं रहा है जो वेलोसिटी से रिलेटेड हो। मास वैसा का वैसा है, चार्ज वैसा का वैसा है, v की वैल्यू वैसी की वैसी है, जो तो टाइम पीरियड का वैल्यू भी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए ये वाला केस, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब क्या है, ई भी है और बी भी है। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म ई एंड बी, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं और देखेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। इसी में आता है लॉरेंज फोर्स, इसी में आएगा लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाए तो उस पे दो तरह के फोर्स लगेंगे। क्या, एक फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दूसरा जो फोर्स है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और इन दोनों के सम को ही हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होगा, Q E, प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो कितना होगा, Q V क्रॉस B। तो ये है लॉरेंज फोर्स। अब कोई क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, फिर भी वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तब आप जो यूज करेंगे, जो चीज यूज करेंगे वो क्या होगा। स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल तभी मोशन करेगी अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो एक ही केस होगा कि ये जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है वो उसके ऊपर जीरो, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दे तब लॉरेंज फोर्स जीरो होगा। और फोर्स अगर जीरो है तो चार्ज पार्टिकल जैसे मोशन कर रहा था वो वैसे ही मोशन करता रहेगा। वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। इफ चार्ज पार्टिकल, तो इस केस में क्या होगा कि जो L जो है वो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। मोशन ऑफ चार्ज विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही है, तो लॉरेंज फोर्स उसका जो लॉरेंज फोर्स है वो जीरो हो गया, यानी कि ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है उसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। ये लिखिए।
ठीक है, चलिए अब साइक्लोट्रॉन के बारे में देखेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है? जो साइक्लोट्रॉन होता है वो एक तरह का मशीन है। इस मशीन में क्या करते हैं कि इसके सेंटर में हम किसी तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अब इस मशीन में दो तरह की चीजों का यूज होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है चार्ज पार्टिकल जो मोशन में है उसको सर्कल में घुमाने का काम इसका होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम है वो सर्कल के पाथ को बढ़ाने का होता है, रेडियस को बढ़ाने का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस को बढ़ा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस को नहीं बढ़ाती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस को बढ़ाती है। तो हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक को D1 बोल दिया जाता है, एक को D2 बोल दिया जाता है। सेंटर पे कुछ ऐसा कुछ किए होते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है जिसको एक्सीलरेट हमें करवाना है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से चेंज किया जाता है कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है वो धीरे धीरे उसका जो सर्कल है वो आगे बढ़ते जाता है, वो एक्सीलरेट करते जाता है, एक टाइम के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये होता है साइक्लोट्रॉन। तो इसका भी रेडियस, इसमें जो रेडियस आएगा, जैसे कि आपको इसका रेडियस निकालना है, इस वाले यहाँ पे जब मोशन कर रहा हो या यहाँ पे जो मोशन कर रहा हो तब रेडियस निकालना है। तो इस पे भी जो रेडियस का फॉर्मूला है वो सेम पहले की तरह है। कितना था उस पे था नीचे QB, ऊपर था MB, ठीक है। और टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला कुछ उसी तरह से हो जाएगा, T = 2 पाई m QB, ठीक है। अगर आधे हाफ डिस्क में कितना टाइम लगा ये पूछे तो उसका जो टाइम होता है वो होता है T/2 = पाई m डिवाइड बाई QB। तो ये आपका साइक्लोट्रॉन हो गया। याद रखिए साइक्लोट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करवाने के लिए। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है। जैसे ही उस पे हल्का सा एनर्जी देते हैं वो बहुत ज्यादा उसका स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और बाकी भी जो भी पार्टिकल हम इस पे एक्सीलरेटेड करवाएंगे उसके लिए एक लिमिट है कि इस एक लिमिट के बाद हम उसको ज्यादा एक्सीलरेट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाता है उसके मास में भी चेंज आता है, रिलेटिविटी के हिसाब से उसके मास में भी चेंज आता है। इस कारण से एक लिमिट के बाद उसको ज्यादा एक्सीलरेट नहीं करवा सकते। आप ये आपके लिए जो यूजफुल है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये लिख लीजिए।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, फिर एक आध क्वेश्चन देख लेंगे कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू प्लस ई, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू प्लस 2e, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन इससे हो सकते हैं रिलेटेड कुछ है तो आप इनका यूज कर सकते हैं इन डेटा का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 चार्ज पार्टिकल है। पहला जो चार्ज पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, तीसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो है लिथियम डबल प्लस। ठीक है, आपको बताना है कि अगर तीनों का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो सेम है, तीनों के लिए v है समझिए, और तीनों के तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड b में मोशन कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, किसके लिए मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स किस पे मैक्सिमम लगेगा। v तीनों के लिए सेम है, b तीनों के लिए सेम है। आपको बताना है कि किसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा होगा, और v और b के बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 है। बताइए किसके लिए ज्यादा होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो होता क्या है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, q v b साइन थीटा। थीटा कितना है 90, तो इसको मैं लिख सकता हूं q v b। अब v जो है और b जो है वो तो सबके लिए सेम है, डिफरेंस किस में है, चार्ज है। तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे ज्यादा लगेगी। तो जो लिथियम प्लस प्लस है उस पे चार्ज सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। क्या है? एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं। दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं। तो हमें मोमेंटम का रेशियो बताना है, P अल्फा डिवाइड बाय P प्रोटॉन डिवाइड बाय P अल्फा, यानी कि प्रोटॉन के मोमेंटम डिवाइड बाय अल्फा का मोमेंटम बताना है। कब? जब दोनों ही पार्टिकल का जो दोनों ही पार्टिकल है वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, ठीक है, तब हमें इन दोनों के लिए मोमेंटम का जो है रेशियो बताना है। और दोनों ही सर्कल का जो रेडियस है वो भी सेम हो, B भी सेम हो और R भी सेम हो, तब बताना है हमें। तो हमने एक फार्मूला देखा था रेडियस के लिए। क्या था वो फार्मूला? R इक्वल टू mv डिवाइड बाय QB। इसी को मैं लिख सकता हूं P डिवाइड बाय QB, ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P इक्वल टू QB R। अब यहां पर देखिए, P प्रोटॉन के लिए मोमेंटम और अल्फा के लिए मोमेंटम, ये यहां से हो जाएगा प्रोटॉन का चार्ज B और R तो दोनों के लिए सेम है, यहां से हो जाएगा अल्फा का चार्ज B और R तो दोनों के लिए सेम है। तो B कट जाएगा, R कट जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज कितना? मैंने कुछ देर पहले लिखवाया था, प्लस E। अल्फा का चार्ज कितना? प्लस 2E। तो रेशियो कितना आ गया? 1/2। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो क्लास था वो बस यही तक था। ठीक है, कल देखते हैं अगला टॉपिक।